आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज है हमारी हिंदी सीरीज़ की 21वीं क्लास और हम अपने पिछले टॉपिक अलंकार को ही कंटिन्यू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने शब्दालंकार को कंप्लीट कर लिया था और हम देख रहे थे अर्थालंकार। ठीक है, काव्य में जहाँ अर्थ की वजह से अर्थगत चमत्कार हो, ठीक है, अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के हमने 8 भेद देखे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान अतिशयोक्ति और विरोधाभास। तो हम आज देखते हैं उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार का पहला प्रकार उपमा अलंकार। उपमा, बड़ी बड़ी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दो तुलना। तुलना करना, जिस भी वाक्य में आपको लगे कि यहाँ तुलना हो रही है वहाँ उपमा अलंकार है। तो तुलना कब होती है? जब तुलनात्मक हम वाक्य देखते हैं जहाँ तुलना हो रही हो, वहाँ हम क्या क्या देखते हैं? उपमेय, ये मैंने आपको एक और क्लास में बताया है, और उपमान। ठीक है, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। उपमेय क्या है? मैंने बताया था, जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना हो। उपमान, जिससे तुलना की जाए, है ना, जिसकी तुलना हो उपमेय, जिसकी तुलना हो रही है। उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। और साधारण धर्म क्या है? दोनों के बीच में किस चीज को लेकर तुलना की जा रही है। साधारण धर्म वो होगा दोनों के बीच जो कॉमन चीज है, दोनों के मध्य जिस गुण या दोष या जो भी चीज है उसकी तुलना की जा रही हो। नहीं, ऐसे नहीं, दोनों के मध्य जो कॉमन है लिख लो, दोनों के मध्य जो समानता है। ठीक है, उदाहरण दूंगी, तुरंत समझ में आ जाएगा। मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से। और दोनों में समान क्या बताया जा रहा है? सुंदर, है ना। मुख यहाँ उपमेय है क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना हो वह उपमेय। चंद्र क्या हो गया? उपमान, क्योंकि चंद्र से तुलना हो रही है, जिससे तुलना की जाए वे उपमान। और सुंदर क्या हुआ? साधारण धर्म। यहाँ पर दोनों के बीच उनकी सुंदरता की बात हो रही है। मुख चंद्र सा सुंदर है, वह हिरण सी चंचल है। वे क्या बोलना चाहिए? कमल सा कोमल है। जहां भी ऐसे दिखे तुलना, वहां पर क्या है? उपमा अलंकार। ये बहुत आसान था, है ना। दूसरा प्रकार अब देख लेते हैं, रूपक अलंकार। दूसरा प्रकार है हमारा रूपक अलंकार। यहाँ क्या होता है? जब उपमेय में उपमान का निर्विवाद आरोपण हो। यहाँ पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, मतलब ऐसे नहीं, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं उपमेय ही उपमान है। ठीक है, मैं उदाहरण दूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा मुख चंद्र सा सुंदर है, और रूपक में क्या कहूंगी? ये हो गया यमक, सॉरी, ये हो गया वो उपमा। और रूपक में मैं क्या कहूंगी? मुख ही चंद्र है। मैं मुख को ही चंद्र बता दे रही हूं, है ना। मैं उपमेय को ही उपमान बोल दे रही हूं। मुख चंद्र सा सुंदर नहीं है, मुख ही चंद्र है। वहां हो जाएगा रूपक अलंकार। मुख ही चंद्र है।
ठीक है, समझ में आया कि उपमा में क्या हुआ, यहाँ कंपेयर किया गया, उपमा में तुलना की गई, लेकिन रूपक में कहा गया कि उपमेय ही उपमान है। ठीक है, ये है रूपक अलंकार। आप लोग बुक से और भी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मेरा काम है सिर्फ समझाना कि ये क्या है, ये क्या है, उसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तीसरा देखते हैं, उत्प्रेक्षा। पहले मैंने कहा उपमेय जो है उपमान सा है, फिर रूपक में मैं कह रही हूँ उपमेय ही उपमान है, तो उत्प्रेक्षा में मैं क्या कहूँगी, उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए। ठीक है, सब उपमेय उपमान का खेल है ना। उपमेय में उपमान की संभावना, समझ आया। उपमा जो उपमेय है उपमान सा है, रूपक उपमेय ही उपमान है, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना है। ठीक है, इससे कुछ कीवर्ड्स लिख लो पहचानने के, क्योंकि बहुत बार जिस भाषा में ये जो हमें पंक्तियाँ दी जाती है वो हमें समझ ना आए तो हम नहीं बता पाते कि कौन सा अलंकार है, तो उस समय ये हेल्प करता है। जनु, जानहू, मनु, मानो, ऐसे शब्द जहाँ दिखे, मनहू, वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, जब बहुत बार हमको वो भाषा समझ ना आए तो हम ऐसे पहचानते हैं कि हमको उस वाक्य में जनु, जानहू, मनु, मानो, मानहू जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब वह उत्प्रेक्षा है। इसका एक उदाहरण, केशव का सिंह दहाड़ उठा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो, आ गया मानो, पहाड़ चिंगाड़ उठा, है ना। यहां संभावना दिखाई जा रही है कि सिंह ऐसे दहाड़ा मानो पहाड़ चिंगाड़ रहा था। ठीक, यहाँ पे सिंह के दहाड़ की संभावना किसमें दिखाई जा रही है, पहाड़ के चिंगाड़ने में। ठीक, समझ में आ रहा है, मानो आया, यहाँ संभावना व्यक्त हुई है कि केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो मतलब ऐसा लगा जैसे पहाड़ चिंगाड़ उठा, संभावना दिखाई जा रही है। समझ में आ रहा है, यहाँ तुलना नहीं हो रही, ना ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंह ही पहाड़ है। ठीक, ये अंतर है। इसलिए कीवर्ड अगर समझ में ना भी आ रहा हो तो ये कीवर्ड्स को आप लोग याद रखें तो पहचानने में आसानी होगी। हमारा काम है एग्जाम निकालना, है ना। स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, हमेशा हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं होता। फिर देखते हैं चौथा प्रकार अर्थालंकार का, विभावना। विभावना अलंकार जहां कारण ना होने पर भी कार्य हो। ठीक है, कारण ना होने पर भी कार्य हो। आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा ना, जहां कारण ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, ऐसे लिखना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है इसलिए मैं ऐसे फटाफट शॉर्टकट में बता रही हूँ। जहां कारण ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन, लिख लो भाई, क्या पता यही आ जाए एग्जाम में। कर बिन कर्म करे, कर्म, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ठीक है, एक चौपाई है। अब चौपाई जब ये हम छंद पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये चौपाई क्यों है।
हम देख रहे हैं विभावना, जहां पर कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाना चाहिए। बिनु पद चल है, मतलब बिना पैरों के चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है, मतलब कारण नहीं है। हम क्यों सुन पा रहे हैं भाई? क्योंकि हमारे पास कान है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कान है ही नहीं, मतलब कारण नहीं है, फिर भी सुन पा रहे हैं। बिनु पद चल है, हम क्यों चल पाते हैं? क्योंकि हमारे पास पैर है ना। हमारे पास कारण है चलने का कि हमारे पास पैर है, लेकिन यहाँ पर बिनु पद चल है, बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। कर बिन कर्म करे विधि नाना। ठीक है, विधि नाना भगवान, यहाँ पर भगवान की बात हो रही है कि बिना पैरों के भी चल रहे हैं, बिना कानों के भी सुन रहे हैं। कर बिन कर्म करे, इसका अर्थ है कि हाथ ना होते हुए भी कई तरह के वो काम कर रहे हैं। समझ में आया? कारण नहीं है मगर कार्य हो रहा है, ये है विभावना। बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना हाथों के काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? विभावना। आसान था, देखिए सब आसान है, बस सबको याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है। अब देख लेते हैं पांचवा प्रकार, सबका फेवरेट, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति है शायद, या शयो नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, जहां किसी वस्तु का लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। ठीक, बस इतना लिख लो, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो, वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे इसका उदाहरण है, हनुमान की पूंछ पर, पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस। ठीक है, हनुमान की पूंछ में, हनुमान भगवान जी ने पूरी लंका जला दी थी, ये हमें पता है। तो मैं यहाँ कह रही हूँ, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, बिना आग नहीं लगी, लंका सारी जल गई और सारे निशाचर जो हैं भाग गए। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना हुआ ना। पूंछ में आग लगी होगी तभी तो उन्होंने लंका में आग लगाई, है ना। पूंछ को पहले जलाया गया, फिर उस जले पूंछ से उन्होंने पूरी लंका में आग लगाई और फिर अपना आग उन्होंने बुझाया था। तो मैं यहाँ एकदम जो है लोक मर्यादा के विरुद्ध जाके बात कर रही हूँ कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ भी आपको लगे कि बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, वहाँ पर आप आंख बंद करके अतिशयोक्ति अलंकार लगा देंगे। ठीक है, एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की बात हो रही है और इसमें बढ़ा चढ़ा के क्या बताया जा रहा है कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कोई नगरी गगन में जाएगी क्या स्वर्ग से मिलने के लिए? नहीं ना। बढ़ा चढ़ा के जो है, जिसने भी ये लिखा है उन्होंने लिखा है, इसलिए इसमें क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ भी ये हमारे जो लोक मर्यादा है उसके विरुद्ध एकदम बढ़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाई जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं छठा प्रकार, जो कि है संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार, जब उपमेय में उपमान का संदेह हो, उपमेय में उपमान
का संदेह। ठीक, अब तक हमने क्या क्या देखा? उपमेय उपमान वाली चीजें, उपमा अलंकार देखा हमने, जहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से हो रही थी। फिर हमने देखा रूपक अलंकार, जहाँ सीधा निर्विवाद आरोप लगा दिया जा रहा था कि उपमेय ही उपमान है। फिर हमने देखा उत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़ रही थी, है ना। फिर हम देख रहे हैं संदेह, जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह होगा। ठीक है, जैसे एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, नारी है कि साड़ी है। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है। नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी की ही साड़ी है। एक मिनट, मुझे देखने दीजिए एक बार कि साड़ी ही शब्द होता है या सारी शब्द होता है। चलो, इतना लंबा नारी साड़ी ना करते हुए इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, इस पंक्ति में जो है क्या था, द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तब ये जो पंक्ति है वो किसने कहा था? आई थिंक दुशासन, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान है नहीं महाभारत का। दुशासन ने कहा था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यहाँ पर अब वो किसने कहा था, क्यों कहा था, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि नारी और साड़ी में संदेह है ना, कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, यहाँ संदेह हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधा आप लोगों को ये जो वाक्य है पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे जिससे आप देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ तो संदेह किया जा रहा है नारी और साड़ी में। ठीक है, मतलब यही एग्जाम्पल आए ज़रूरी नहीं है, दूसरे एग्जाम्पल्स भी होंगे तो आप देखकर समझ जाएंगे कि वहाँ संदेह अलंकार है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें अर्थालंकार की तरफ, जो कि है भ्रांति मान। भ्र से याद रखना, भ्रम, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो। ठीक, भ्रम, मैंने सिर्फ भ्रम लिख लिया, ये मैंने अपने समझने के लिए ऐसे ही पढ़ा था। आप लोग पूरा पूरा लिखें, क्योंकि अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ। जब आप लोग खुद बुक खोलकर पढ़ेंगे ना, अपनी नोटबुक खोल के, तब समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कि मैंने भ्रम क्यों लिखा हुआ है। तो पूरा पूरा लिखिए कि जहाँ समानता के कारण, लिखिए देती हूँ, समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर। मतलब वृंदावन में घूम रहे हैं कौन? राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान। निरद यामिनी जानी संग डोलें
बोले मोर। अक्सर ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है। मैं 5-6 बार पढ़ती थी तो थोड़ा बहुत समझ में आता था कि अच्छा ऐसा लिखा है। ठीक है, अर्थ ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह कोई और ही भाषा है, हमको थोड़ा बहुत भी समझ ना आए, है ना। आप 5-6 बार रीड करिएगा फटाफट, थोड़ा बहुत पकड़ में आने लगेगा। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, मतलब वृंदावन में जो है राधा रानी और कृष्ण घूम रहे हैं। विहरत, ठीक है, घूम रहे हैं। निरद यामिनी जानी संग डोलें बोले मोर। उन्हें सघन मेघ समझकर, मतलब घने बादल समझकर, है ना। मोर कब निकलते हैं? जब बादल छा जाते हैं तब वह नाचने घूमने, है ना, उसके लिए निकलते हैं। तो उन दोनों को सघन मेघ समझकर निरद यामिनी, निरद यानी बादल, तो निरद यामिनी समझकर उनके साथ साथ में जो मोर हैं वो बोल और डोल रहे हैं, मतलब साथ में चल रहे हैं और बोल रहे हैं। यहाँ पर भ्रम हुआ। राधा और नंद किशोर को मोर ने क्या समझ लिया? सघन मेघ, घने बादल समझ लिए उन्होंने। उन्हें भ्रम हुआ कि ये राधा रानी और कृष्ण जी नहीं है बल्कि घने बादल हैं और उनके साथ वो बोल रहे हैं और डोल रहे हैं। तो क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, सब कुछ अलग अलग है, सब एक एक बार देखना आप। उपमा, ठीक, वहाँ पर तुलना होगी, रूपक में सीधा आरोपण होगा, उत्प्रेक्षा में संभावना होगी, संदेह में संदेह होगा, संदेह होगा, है ना, कन्फ्यूजन होगा कि साड़ी है कि नारी है, ऐसे समझ नहीं आएगा उनको। लेकिन भ्रांतिमान में जो है भ्रम होगा। जैसे कुछ लोग रस्सी को सांप समझ लें तो ये उनका भ्रम हुआ ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक रस्सी देखी और मैंने उसे सांप समझ लिया, तो वो मेरा भ्रम है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, ना कि संदेह अलंकार। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये रस्सी है कि ये सांप है, मैंने सीधे सीधे उसे सांप समझ लिया, मुझे भ्रम हो गया। ठीक, ये डिफरेंस होता है इन सब में। अब देखते हैं 8वां प्रकार। अर्थालंकार का 8वां प्रकार है, रुको, अर्थालंकार का 8वां प्रकार विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार, जहाँ कोई वास्तविक विरोध नहीं दिखेगा आपको, फिर भी विरोध का आभास होगा। विरोध आभास, ठीक है। कुछ ऐसे वाक्य दिए होंगे जहाँ कोई विरोध नजर नहीं आएगा मगर सिर्फ विरोध का आभास होगा, है ना। यही है ना, ये विरोध और आभास, जहाँ वास्तविक विरोध नहीं होगा लेकिन विरोध का आभास होगा। आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से ही परिभाषा लिखेंगे, मेरे हिसाब से मत लिखना। अगर समझ में आ रहा है और आप लोगों को लगता है कि आगे भी आप अपनी किताब खोल के समझ पाएंगे पढ़ने पर ऐसा, तो लिखिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और उदाहरण बताने के पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूंगी कि विरोधाभास अलंकार में जो हैं विपरीत विचार व्यक्त होंगे, है ना। विपरीत, कैसे लिखती हूँ मैं, विपरीत विचार देखने को मिलेंगे आपको। जैसे इसका उदाहरण, वह जो जलता है, वह जो जलता है बर्फ की तरह ठंडा है। मैं यहाँ जलने की भी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ ठंडा होने की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कोई विरोध नहीं कर रही लेकिन हमें विरोध का आभास हो रहा है ना। मैं यहाँ जलने की बात कर रही हूँ, फिर मैं वही कह रही हूँ कि वह ठंडा है।
वह जो जलता है बर्फ की तरह ठंडा है। समझ में आया? जो लोग ईर्ष्या करते हैं वे बर्फ की तरह ठंडे होते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, कठोर होते हैं। पानी बर्फ बन जाए तो वो कठोर हो जाता है ना। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं वे कठोर होते हैं। लेकिन मैंने उसे कैसे पेश किया? वह जो जलता है बर्फ की तरह ठंडा है। एक विपरीत विचार उत्पन्न हुआ। मैं जलने की बात कर रही हूँ, मैं ठंडा भी होने की बात कर रही हूँ। वहीं एक विरोध का हमें आभास हो रहा है ना। वह जो जलता है बर्फ की तरह ठंडा है, ठीक, विरोध मैं कर नहीं रही हूँ लेकिन हमें विरोध का आभास हो रहा है। जलने की भी हम बात कर रहे हैं, फिर उसी का विरोध करते हुए हम ठंडा होने की भी बात कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया? एक जिस तरह ऐसे ये तो बहुत आसान सा मैंने दिया था, ऐसे आसान एग्जाम्पल्स आते नहीं हैं। या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अरे यार, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक है, अब देखो, लंबा चौड़ा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं बात कर रही हूँ श्याम रंग, फिर मैं बात कर रही हूँ उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, मतलब है कि जैसे जैसे हम, श्याम मतलब हमारे भगवान जी है ना, कृष्ण भगवान जी, उनके रंग में हम रंगने लगते हैं तो हमारा जीवन जो है उज्ज्वल होने लगता है। लेकिन इस वाक्य के हिसाब से है श्याम रंग, जैसे जैसे काले रंग में हम डूबते जाते हैं वैसे वैसे हम उज्ज्वल होने लगते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? है ना, विरोध मैं नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि कृष्ण भगवान के रंग में हम रंगते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन हमारा उज्ज्वल होता जाता है। लेकिन इस वाक्य को देखकर हमें एक विरोध का आभास हो रहा है। मैं श्याम रंग की भी बात कर रही हूँ, वहीं मैं उज्ज्वल होने की भी बात कर रही हूँ। काले रंग में डूब के कोई कैसे उज्ज्वल हो सकता है? विरोध ना करते हुए भी एक विरोध का आभास हमें हो गया। और क्या देखा हमने? एक विपरीत विचार, श्याम रंग और उज्ज्वल, दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, है ना। तो ये होता है विरोधाभास अलंकार। समझ में आया होगा आप लोगों को? एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे ना कि ऐसे आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ऐसे दिए जाते हैं। तो ये हमारे अर्थ अलंकार का आखिरी प्रकार था। अब जो बचे कुचे हैं उन्हें भी हम देख ही लेते हैं वक्त ज़ाया ना करते हुए। नवा प्रकार भी है क्या? 8वां, एक मिनट, नहीं, 8 भेद हमने देख लिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने 8 आप लोगों को प्रकार बताए अर्थालंकार के। एक 9वां प्रकार भी है, आप लोग लिखें, जो कि है दृष्टांत अलंकार। त नहीं है, ट है ये, दृष्टांत अलंकार। ठीक, यहाँ भी लिख लेते हैं। कहाँ गया 9वां प्रकार? दृष्टांत अलंकार। ठीक, तो दृष्टांत अलंकार क्या है? जब किसी बात को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत प्रस्तुत किया जाए, मतलब एक मिनट, जब किसी बात को, पहले तो लिख लेते हैं, बात को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत प्रस्तुत करना। जब मैं कुछ एक बात बोल रही हूँ, ठीक, और उसे मैं क्लियर करने के लिए, उसकी सफाई में, उसे जस्टिफाई करने के लिए, है ना, दृष्टांत यानी जस्टिफाई करना,
उसे जस्टिफाई करने के लिए मैं एक जस्टिफिकेशन, मैं एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं एक सफाई दे रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा? दृष्टांत अलंकार। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मन मलिन, मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरे कनक घट जैसे। यहाँ देखो पहले वाक्य में क्या कहा जा रहा है? मन मलिन मतलब अंदर से मन मैला, तन सुंदर कैसे। लेकिन तन सुंदर कैसे, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब उसी को मैं कैसे जस्टिफाई कर रही हूँ? विषरस भरे कनक घट जैसे, मतलब विषरस जहर भरे हुए सोने के घड़े जैसे। ठीक है, अंदर से बुरा होना और ऊपर से सुंदर होना कैसा है? जैसे सोने के घड़े में जहर डाल दिया गया हो। ठीक है, सामने से सुंदर सोने का घड़ा लेकिन अंदर जहर, वैसे ही तन सुंदर और अंदर मन मैला। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया, फिर उसको उसकी सफाई में उसे स्पष्ट करने के लिए मैंने एक दृष्टांत भी प्रस्तुत किया। समझ में आया? ये आसान था, है ना? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरे कनक घट जैसे। स्टेटमेंट भी दे रही हूँ, फिर उसे जस्टिफाई करने के लिए मैं एक जस्टिफिकेशन भी प्रस्तुत कर रही हूँ। मन मैला तन सुंदर कैसे, कनक जैसे कैसे, कनक घट मतलब सोने के घड़े में विषरस को, जहर को भर दिया गया हो, ऐसे। ठीक, ये आसान था दृष्टांत। अब देख लेते हैं अलंकार का तीसरा प्रकार। हमने देखा शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये अर्थालंकार यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं आखिरी उभयालंकार, तीसरा प्रकार अलंकार का। उभयालंकार क्या होता है? जहाँ एक से अधिक अलंकार हो, मैंने बताया था जहाँ पर मिश्रण होता है। ठीक, वहाँ पर इसको बस इतना जान लो, ये कभी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है। बस एक से अधिक अलंकार, उस वाक्य में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैंने अब तक जितने भी अलंकार पढ़ाए आप लोगों को समझ में अब नहीं भी आया होगा तो एक दो बार आप और पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो जब भी ऐसा वाक्य दिखे जहाँ पर आपको लगे कि ये भी अलंकार है, ये भी अलंकार है या ये भी अलंकार है, वहाँ पर क्या आएगा? उभयालंकार। एक से अधिक अलंकार आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए उसे ज़बरदस्ती हम डिटेलिंग नहीं करेंगे उसकी। हमें पता है इतने सारे हमने अलंकार पढ़े हैं, तो जहाँ पर भी हो सकता है हमको रूपक भी दिख जाए, हमको संदेह भी दिख जाए, तो हम वहाँ पर उभयालंकार डाल देंगे। एक और अलंकार होता है, उसे नोट करके आप लोग लिख लीजिए, है ना? वो होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार एक अलंकार होता है जहाँ प्रकृति, पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव रूप से चित्रित किया जाए। ठीक है, या अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो, मतलब अमानवीय चीज़ों को, अमानवीय चीज़ों को क्या किया जाए? उनका मानवीकरण किया जाए। अमानवीय का मानवीकरण। ठीक है, एकदम आसान सरल शब्दों में मानवीकरण क्या है? अमानवीय का मानवीकरण जब हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जगी वनस्पतियाँ, जगी वनस्पतियाँ अलसाई। कभी अलसा सकती हैं क्या? आलस कर सकती हैं क्या? नहीं ना, ये तो इंसानों का काम है भाई।
मुख, धोती, शीतल, शीतल जल से। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। सुबह सुबह हम देखते हैं वनस्पतियों को तो ओस गिरा हुआ रहता है ना उनमें एकदम सुबह। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो अलसाई हुई वनस्पतियां हैं सुबह शीतल जल से मुंह धो रही हैं। ठीक है, उसको इस तरह से उसका वर्णन किया गया है कि शीतल जल से जो वनस्पतियां हैं वो अपना मुंह धो रही हैं। वनस्पतियां मुंह धो सकती हैं? नहीं ना, वनस्पतियां ऐसे मुंह नहीं धोएंगी अपना, ये इंसानों का काम है, ये मानव का काम है। तो यहाँ अमानवीय वस्तु को, जो कि थी वनस्पति, अमानवीय है, मानव नहीं है वो, उसका हमने मानवीकरण किया। उसे हमने मानवीकरण कैसे किया हमने उसका? हम कह रहे हैं कि मुख धोती शीतल जल से, वह शीतल ठंडे पानी से मुंह धो रही है। ठीक है, हम उसे एक इंसान की तरह दिखा रहे हैं इसमें, उसका हमने मानवीकरण कर दिया है। आसान था ये भी समझना, मानवीकरण। जहाँ भी अमानवीय वस्तुओं को जो है मानवीय चीज़ें करता हुआ दिखाया जाए वहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। बस ये आप लोग एक एक्स्ट्रा जो अलंकार है वो याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा अलंकार का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया, अलंकार खत्म। ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स का सिलेबस है ना वो तो इस अलंकार टॉपिक के पहले ही जो मैंने पढ़ाया उसमें ख़त्म हो चुका है। और ये है आपके मेंस का टॉपिक। मेंस और मेंस में जो 2-3 जो टॉपिक्स हैं वो एक्स्ट्रा है, बाकी तो पूरे प्रीलिम्स की तरह ही है। एक मैंने पढ़ा दिया अलंकार, एक और बचा हो, 2 बचे हैं, मतलब जो हो शायद अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाऊँगी, छंद और रस। ठीक है, ये 3 टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं प्रीलिम्स की तरह ही हैं मेंस के टॉपिक। ठीक है, तो बस अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।